डीएनए में विश्लेषण की शुरुआत आज मैं कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहता हूं और ये पंक्तियां हैं, जिंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य की अनगिनत कहानियों पर ये पंक्तियां बिल्कुल फिट बैठती हैं। आज गणतंत्र दिवस है, इसलिए सबसे पहले देश के रखवालों की बात करनी जरूरी है। आज डीएनए में हम गणतंत्र दिवस की एक तस्वीर का विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो दूसरी तस्वीरों से आज कहीं पिछड़ गई, कहीं पीछे रह गई। ये तस्वीर है शहीद हवलदार हंगपन दादा की पत्नी श्रीमती चासेन लवांग दादा की, जो एक तरफ गर्व से अपने पति की शहादत का सम्मान ले रही हैं, तो दूसरी तरफ अपने पति को याद करके उनकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं। शहीद हवलदार हंगपन दादा को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि अशोक चक्र शांति काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार होता है, जिसे परमवीर चक्र के बराबर माना जाता है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज शहीद हवलदार हंगपन दादा की पत्नी को यह सम्मान दिया और पूरे देश ने ऐसा होते हुए देखा। हंगपन दादा को अशोक चक्र से सम्मानित किए जाने की तस्वीरें राजपथ की भीड़ में आज कहीं दब सी गई थी और इसीलिए हमने सबसे पहले इसी तस्वीर को दिखाने का फैसला किया है। पिछले वर्ष 26 मई को हवलदार हंगपन दादा ने देश के लिए, यानी आप सब के लिए, सर्वोच्च बलिदान दिया था। हवलदार हंगपन दादा असम रेजिमेंट में थे। हालांकि मार्च 2016 में उन्होंने राष्ट्रीय राइफल्स की 35वीं बटालियन में अपनी सेवाएं देने के लिए खुद इच्छा जाहिर की। 26 मई 2016 की सुबह जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के नौगांव सेक्टर में 4 आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। घुसपैठ के दौरान चारों आतंकवादियों ने सेना पर गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन हंगपन दादा ने समर्पण और वीरता का परिचय देते हुए 4 में से 3 आतंकवादियों को मार गिराया। यह अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन है जिसे देश कभी भूल नहीं पाएगा। इसलिए आज श्रद्धांजलि के तौर पर हम आपको शहीद हवलदार हंगपन दादा का वो सच दिखाएंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। ये एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री है जिसका शीर्षक है द वॉरियर्स स्पिरिट। हवलदार हंगपन दादा के जीवन पर बनी इस छोटी सी फिल्म को देखने के बाद आपके मन में कई सारे सवाल आएंगे, लेकिन अंत में आपको जो जवाब मिलेगा वो आपके दिल को बहुत सुकून देगा, क्योंकि एक सैनिक की शहादत उसकी जिंदगी का दी एंड नहीं होती, बल्कि ये एक लेजेंड बनने की शुरुआत होती है। आतंकवादियों से लड़ते हुए यहां सेना का एक जवान शहीद हो गया। उसका हम पर ना था तो यही में जन्म हुआ था, इसी जगह में। About Dada, I might have met him more than 10 times. He would come for the mass. Before we come, he's already here, kneeling down, praying. अभी तक मैं जिंदा हूँ हंगपन दादा की वजह से। वो पानी में डूबने से हमको बचाया, इसलिए आपका सामने मैं अभी बैठा हूँ। शरारती तो था पेड़ में चढ़ के फल तोड़ के ले आके खा के और दोस्तों को खिलाने का, ये सब तो था। फुटबॉल खेलने में, रनिंग करने में, पेड़ चढ़ने में, जो भी काम है वो उसको जीतना है। जैसे था बहुत बात करता था वो ना, दूसरा को समझाना, दूसरा के साथ बात करना, वो बहुत इंटरेस्ट था। सही रास्ता में था वो, फिजिकली फिट भी था। एवरी मॉर्निंग रनिंग किया, पुशअप 20 बार 25 बार। इसी टाइम में फौजी का ये निकला
इंटरव्यू रिक्रूटमेंट होगा कुंचाई में बोल के, तो वो गया। आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है। फौजी में जाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए मौका मिला, वो निभाना है। He told me that he's very happy with the work and he's always grateful to God for giving this particular job. He came to meet me and told me, Father, please pray for me. I'm going to Jammu and Kashmir. कश्मीर का कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये लोकेशन एलसी के बिल्कुल साथ है। इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादातर होता है, तो इनमें काम करने का मज़ा अलग ही है। लेकिन वहाँ पेड़ पौधा नहीं होने का कारण से जो है ऑक्सीजन बहुत ही कम मिलता है। हर जगह माहौल जो है खतरा से भरा हुआ है, चौकन्ना रहना पड़ता है सर। हमारा कंपनी के अंडर 4 पोस्ट आता है। यहाँ में हमारा हेडक्वार्टर कंपनी है, उसके नीचे में हम साबू पोस्ट है, साबू पोस्ट के नीचे में मसरी पोस्ट है। साबू पोस्ट से जब हम मर्सरी पोस्ट की ओर निकलते हैं तो बीच में एक नाला पड़ता है, मीरा नार, जो ऊपर से आता है। उसका फिर आगे आता है एक मर्सरी रीस, डायरेक्ट शमशाबादी रीस की तरफ निकलता है। On 26th May 2016, Sipai Jain Baite spotted some suspicious movement on the Shamshabadi ridge. हम फर्स्ट ऑफिसर साहब अम्बोज पॉइंट का आगे में 4 मिलिटेंट आया हुआ देखा था। सुबह 6 बजे तरफ चुप चुप के उन लोग निकला था। अपना ओसी साहब को रिपोर्ट किया सर। हाँ ओपी बोलो। 4 मिलिटेंट? अच्छा, जनरल एरिया मीरा में। ठीक है, उन पे नजर रखना लगातार और मुझे रिपोर्ट देना। और ध्यान रखना, कोई फालतू का हरकत नहीं होना चाहिए। 26 मई 2016 ऑपरेशन साबू दादा। 6 बजे तरफ खबर आया था। हेलो साबू पोस्ट। हाँ दादा, अभी 4 मिलिटेंट का हरकत दिखा है मीरा नाला से साबू की तरफ। आपने स्टॉप एस्टैब्लिश करना है मीरा नाला से मीरा रिज की तरफ, और ध्यान रखना कोई आपका हरकत नहीं दिखना चाहिए। I immediately placed stops and cordoned the entire area. हमने अपना पोस्ट सबको अलर्ट कर दिया, तैयारी किया। 2 टीम में हमने कॉर्डन लगाए नीचे। एक टीम सुबेदार क्रुंग अनल, एक टीम नाइक नजीबुर। Haldar Anpan Dada, who was placed in the Sabu post, immediately moved along with his team to block the most likely route of escape in the Mirana. सबसे पहले आगे जाना है हम दोनों ने। मेरा नाला से मेरा रीच की तरफ साहब ने हमको कवर करने के लिए बताया। कंपनी हेडक्वार्टर ने एमएमजी फायरिंग किया। 2 मिलिटेंट उधर में रुक गया, 2 मिलिटेंट नीचे भाग गया। मिलिटेंट जो है डायरेक्ट नाला की तरफ से आया था। फायरिंग करने की कोशिश किया तो वो छुप गया। पीछे जो है हमारा हवलदार साहब दादा आ रहा था। दादा हम लोग से कम 350 मीटर लगभग था सर ऊपर। दादा आगे बढ़ा, एक मिलिटेंट को खत्म कर दिया। दादा ने मेरे को बताया है, आप मेरे को स्पॉट फायर करना, मैं आगे जाता हूँ। तो हवलदार दादा थोड़ा साइड से फिर लेटते हुए, रेंगते हुए अपना पोजीशन लिया। दादा ने खत्म कर दिया। नेटवर्क नहीं है वहाँ में, कभी कभार बातचीत होता है। अभी हम लोग जंगल में है, ऑपरेशन ऑन एयर ऑपरेशन ऐसा बोला था ना। मजाक से बोलता था ना सही है तो मालूम नहीं है, बोलता था ऐसे ही। शादी हम लोग चर्च में किया था। बच्चा लोग तो पापा के बारे में कुछ भी पता नहीं। कभी छुट्टी आएगा, 1 महीना आता था। तो वो क्रिसमस समय में नहीं तो चालो लोग को इस समय आता था। सुबह में हम हमेशा 6:30 जैसे में न्यूज़ देखता है, तो देखा है वहाँ में फायरिंग हो रहा है। कुपवाड़ा के नौगांव सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कल सुबह 4 आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे।
इसी दौरान उन्होंने सेना पर गोलीबारी शुरू कर दी। ड्यूटी में चला गया, 7 बज गया। उनको फिर क्लियर किया दोनों मिलिटेंट्स को, क्या क्या सामान है उनको चेक किया। उसका पास तो बाइनोकुलर भी, मोटरोला जीपीएस भी है, खाना पीना रेस्टोरेंट, डायरी में मैप भी लेके आया है। उन लोग अटैक के लिए आता है सब। उसके बाद हम 2 टोली में बंट गया, एक ओसी साहब की टोली, एक हवलदार दादा की टोली। हवलदार दादा सबसे पहले लीड किया। अरे लेट हो जाएगा, रात होने के बाद तो मिलते निकाल जाएगा तो क्या करेगा। दादा भी मोटिवेट करते गए हमारे को, तो हमारा अंदर भी जोश आ रहा था। पत्थर भी काफ़ी था इस एरिया में, ढलान में चला गया तो दिखना नामुमकिन है। Hawldar Dada moved quickly and came face to face with the third terrorist and neutralized him. मिलिटेंट के साथ जब फायरिंग होता है तो उसमें हमारा जान का खतरा है। गोली के सामने जाना बहुत ही मुश्किल है। थोड़ा देर बाद वो पेट पकड़ के फिर खड़ा होना शुरू हो गया। जो हिम्मत है वो जुटाते हुए अपनी क्षमता दिखाने की कोशिश की, लेकिन तब तक मेरी प्यारी। रात 10:30 को फ़ोन किया था। आप मेम साहब है, दादा का मेम साहब है। तो हाँ मेम साहब, आपको एक बात बताना है। तो क्या हुआ? दादा ठीक है, मैं वही पूछा ना दादा। उसके बारे में तो डिफिनेशन देने से कम है, स्याही खत्म हो जाएगा। One beautiful thing he told me, Father, even if I am asked to give my life, I am ready for that. अभी तो दादा तो है ही नहीं, मैं इनका फैमिली के लिए हमेशा प्रार्थना करती रहूँगा। अभी तक जब से दादा गया, वो है कहीं ना कहीं, वो है, वही सोचता हूँ। क्या बनेगा बड़ा होके बेटा? आर्मी ऑफिसर। ऐसा है क्या? आर्मी लोग इतना अच्छा है। दादा जाने के बाद तो बहुत लोग चाहता है अभी आर्मी में जाने के लिए। हवलदार हम्पन दादा was no ordinary soldier. He was exceptional. We are standing at approximately 12,000 feet and what you see in front of you is the Shamshabari ranges. This patch of ice is the area through which the 4 hardcore terrorists came on that fateful day of 25th of May and 26th of May in the morning. बदलू राम का बदन जमीन के नीचे है, पर हमको उसका राशन मिलता है। This song is inspired from the Second World War when the Japanese had laid a siege around one of the company positions near Kohima. Though the company was under siege, they were able to survive as the quartermaster continued to indent for rations even for soldiers who had been martyred in the war. बदलू राम का बदन जमीन का नीचे है तो हमें उसका राशन मिलता है। बदलू राम का बदन जमीन का नीचे है। यहाँ पर मैं आपका ध्यान एक और बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। इस फिल्म की शुरुआत एक गीत से हुई थी और ये गीत आपने बाद में भी सुना होगा, जिसके बोल थे, बदलू राम का बदन जमीन के नीचे है पर हमको उसका राशन मिलता है। इस गीत के पीछे भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है जो आज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये गीत असम रेजिमेंट का रेजिमेंटल सॉन्ग है जो असम रेजिमेंट के ही सैनिक बदलू राम पर आधारित है। बदलू राम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान असम रेजिमेंट का हिस्सा थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही वर्ष 1944 में
कोहिमा की लड़ाई हुई थी, जिसमें भारत और जापान के बीच युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में बदलू राम शहीद हो गए थे। बहादुर बदलू राम को उनकी शहादत के लिए तो याद किया ही जाता है, लेकिन उन्होंने शहीद होने के बाद भी कई सैनिकों की जान बचाकर मिसाल कायम की थी, क्योंकि बदलू राम के शहीद होने के बाद भी उनकी रेजिमेंट के रसद प्रबंधक उनके नाम का राशन लेते रहे। ये सिलसिला कुछ महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। जब जापान की सेना ने भारतीय सेना के दस्ते को घेर लिया, तब राशन आना बंद हो गया। उस वक्त बदलू राम के नाम से जमा करके रखा गया राशन ही सैन्य दस्ते के काम आया और कई जवानों की जान इस वजह से बच गई। भारतीय सेना के शौर्य की ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो हम आपके साथ अक्सर शेयर करते रहते हैं। भारतीय सैनिकों का कर्ज तो हम शायद कभी नहीं चुका सकते, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। हम जितना ज़्यादा उन्हें जानेंगे, करीब से जानने की कोशिश करेंगे, खुद को उतना ही उनके करीब महसूस भी करेंगे। देश के लिए अपनी जान देने वाले शहीद हंगपन दादा अरुणाचल प्रदेश के थे, जो पूर्वोत्तर भारत का ही हिस्सा है। लेकिन इसी पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य को कुछ लोगों ने पिछले 87 दिनों से बंधक बनाया हुआ है। आपने अक्सर ये बातें सुनी होंगी, ये आरोप सुने होंगे कि हमारे देश में जो लोग पूर्वोत्तर राज्यों में रहते हैं, उन्हें अक्सर ये शिकायत रहती है कि उन्हें ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे वो भारत का हिस्सा है ही नहीं। भारत के इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया में पूर्वोत्तर राज्यों की खबरें बहुत कम होती हैं, बल्कि हम तो कहेंगे ना के बराबर होती हैं। हमें पता है कि आप गणतंत्र दिवस की परेड का इस वक्त इंतजार कर रहे हैं। हमने आज आपके लिए राजपथ पर हुई परेड का एक शानदार डीएनए टेस्ट भी तैयार किया है, लेकिन हमें लगता है कि गणतंत्र दिवस की परेड से पहले आपको मणिपुर की आर्थिक नाकेबंदी के बारे में आज जरूर जानना चाहिए। देश ने आज भले ही 68वां गणतंत्र दिवस मनाया हो, लेकिन दुख इस बात का है, विडंबना यह है कि आज भी देश का एक हिस्सा ऐसा है जो 3 महीने तक आर्थिक रूप से देश से कट जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता, और हम सब अपनी आंखों पर पट्टियां बांधे चुपचाप इस तमाशे को देख रहे हैं। इसलिए हमें यह सवाल पूछना पड़ रहा है कि क्या मणिपुर वाकई भारत का हिस्सा है? आपने किताबों में तो अक्सर यही पढ़ा होगा, और आज भी हमारे स्कूलों में यही पढ़ाया जाता है कि मणिपुर राज्य भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन पिछले 3 महीनों से मणिपुर में जो हालात हैं, वो इस बात पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मणिपुर पिछले 87 दिनों से आर्थिक नाकेबंदी झेल रहा है, और अब स्थिति यह है कि मणिपुर में पेट्रोल और डीजल भी एयरलिफ्ट करके भेजा जा रहा है। ये तस्वीरें एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर विमान की हैं। आपने ऐसी तस्वीरें शायद पहले कभी नहीं देखी होंगी। इस विशालकाय कार्गो विमान में तेल के टैंकर्स को लोड किया जा रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इसी तरह से एयरलिफ्ट करके पेट्रोल और डीजल के टैंकर्स मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंचाए हैं। आर्थिक नाकेबंदी के बारे में आपने शायद पढ़ा होगा, हो सकता है आपने शायद पढ़ा भी ना हो, क्योंकि उसके बारे में यहाँ छपता ही नहीं। लेकिन इस शब्द के असल मायने क्या होते हैं, ये शायद आप में से ज्यादातर लोगों ने महसूस भी नहीं किया होगा। मणिपुर में इस वक्त आर्थिक नाकेबंदी का मतलब है राज्य में बाहर से खाने पीने का कोई सामान न मिल पाना, और ये स्थिति 1 या 2 दिनों से नहीं, बल्कि पूरे 87 दिनों से बनी हुई है। मणिपुर में आर्थिक नाकेबंदी का मतलब है LPG के 1 सिलेंडर की कीमत 2000 रुपए और 1 लीटर पेट्रोल के दाम 350 रुपए होना। मणिपुर में आर्थिक नाकेबंदी का मतलब है आलू और प्याज के दाम 100 रुपए किलो तक पहुंच जाना। यानी पिछले 87 दिनों से मणिपुर के लोगों को ना तो ठीक से सब्जियां मिल पा रही हैं, ना खाने पीने का सामान मिल रहा है, ना दवाइयां, और ना ही रोजमर्रा की चीजों की बात करें तो वो। ये बात अपने आप में हैरान भी करती है और गुस्सा भी दिलाती है कि आखिर हमारे ही देश के एक हिस्से में ऐसा कैसे हो सकता है। दिल्ली से मणिपुर की दूरी 2400 किलोमीटर है, लेकिन मणिपुर के लोगों की समस्या दिल्ली तक पहुंचने में 87 दिन लग गए हैं। देश में चुनावों का मौसम है। अगले 2 महीनों में देश के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। पूरे देश में लोगों को सिर्फ इस बात की पड़ी है कि इन 5 राज्यों में क्या होने वाला है। आप भी देखते होंगे, आप में से ज्यादातर लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो शायद यही सवाल पूछते हैं कि 5 राज्यों में क्या होगा, पंजाब में क्या होगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होगा, और इन 5 राज्यों में मणिपुर भी शामिल है।
ये बात अलग है कि आज सिर्फ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के विधानसभा चुनावों की ही बात हो रही है। हो सकता है कुछ लोग गोवा की भी बात करते हो। देश के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को सिर्फ उत्तर प्रदेश और पंजाब की चुनावी खबरें दिख रही हैं। तमाम न्यूज चैनल्स और अखबारों ने अपने अपने रिपोर्टर्स के लंबे चौड़े दल पंजाब और उत्तर प्रदेश में भेजे हुए हैं ताकि वहां से चप्पे चप्पे की रिपोर्टिंग की जा सके और चुनावों के दौरान आपको इन राज्यों से हर गली, हर चौराहे की खबर दी जा सके। किस गली में, किस चौराहे पर, किस जगह पर लोगों को क्या तकलीफ है, लोग क्या सोच रहे हैं, इस तमाम चीजों की जानकारी आपके टेलीविजन सेट्स पर रोज पहुंच रही होगी। लेकिन अब आप खुद ये सवाल अपने आप से पूछ के देखिए कि किसी को भी मणिपुर की समस्याएं दिखाई क्यों नहीं दे रही। और इस पूरे तमाम शोर में मणिपुर के लोगों की परेशानी कहीं दब चुकी है। हालांकि जी न्यूज लगातार मणिपुर की परेशानियों को देश के सामने रख रहा है। हमने 26 दिसंबर को भी आपको डीएनए में ही मणिपुर में आर्थिक नाकेबंदी के बारे में बताया था और दुख की बात यह है कि हालात अब तक वहां पर सुधरे नहीं हैं, वैसे के वैसे ही हैं। और इसीलिए आज हम एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए कि मणिपुर जैसे हालात अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब या गुजरात जैसे किसी राज्य में हो गए होते तो क्या तब भी हमारे देश की सरकारें और मीडिया ऐसे ही खामोश बैठे होते? 87 दिन तो क्या इन राज्यों में अगर एक दिन का बंद भी हो जाता तो अब तक पूरे देश में हंगामा मच गया होता। श्रीनगर में एक दिन का अगर बंद हो जाए तो वो खबर हेडलाइंस में आ जाती है। लेकिन मणिपुर में या पूर्वोत्तर भारत के किसी और राज्य में ऐसा हो जाए तो मणिपुर के साथ तो कहीं कोई खबर नहीं आती। और मणिपुर के साथ ऐसा दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है, आज यही सवाल हम केंद्र सरकार से भी पूछ रहे हैं, इस देश के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम से पूछ रहे हैं और मीडिया से भी पूछ रहे हैं। मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। मणिपुर में 4 मार्च और 8 मार्च को वोटिंग होगी। लेकिन खबर यह नहीं है, बल्कि असली खबर यह है कि अब मणिपुर की करीब 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव करवाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। आर्थिक नाकेबंदी की वजह से राज्य में अब तक चुनाव अभियान भी शुरू नहीं हो पाया है। सूत्रों का कहना है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो 60 में से कम 30 सीटों पर मतदान कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी आधे मणिपुर में मतदान कराना मुश्किल हो जाएगा। चुनाव आयोग की सबसे बड़ी चिंता उस नेशनल हाईवे नंबर 2 को लेकर है जिसे प्रदर्शनकारियों ने पिछले 87 दिनों से बंद किया हुआ है और वहां का प्रशासन, वहां की पुलिस या ये कह लीजिए कि इस देश का प्रशासन अभी तक उस हाईवे को खुलवा नहीं पाया। सवाल यह है कि चुनाव आयोग ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी सामग्री और अपने कर्मचारियों को मणिपुर के विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचाएगा कैसे? मणिपुर के मन में बहुत सारे सवाल हैं। वहां के लोग ये सोच रहे हैं कि क्या मणिपुर वाकई भारत का हिस्सा है? क्या भारत के लोगों को और भारत के शासन को, भारत के प्रशासन को मणिपुर की कोई चिंता है भी या नहीं? और उनके इस सवाल का फिलहाल कोई जवाब किसी के पास नहीं है। मणिपुर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? 87 दिनों से बदहाल मणिपुर की सुध कोई क्यों नहीं लेता? मणिपुर की आर्थिक नाकेबंदी के लिए कौन जिम्मेदार? 2000 रुपए का सिलेंडर और 350 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल कभी खरीदा है आपने? क्या फल, सब्जी, दूध और दवाइयों के लिए कभी तरसे हैं आप? और अगर हम कहें कि 87 दिनों तक आपको ऐसे ही रहना होगा तो आपका क्या हाल होगा? मणिपुर में पिछले 87 दिनों से ऐसे ही हालात हैं। लोग परेशान हैं। न गैस है, न पेट्रोल, न सब्जी, न दूध और न दवाइयां। वजह है आर्थिक नाकेबंदी। हालांकि इस बीच इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पहल करके पेट्रोलियम पदार्थों को मणिपुर भेजा है। 22 जनवरी को 32,000 लीटर तेल एयरफोर्स के C-17 ग्लोबमास्टर विमान के द्वारा इंफाल भेजा गया। 23 जनवरी को इसी तरह से 64,000 लीटर तेल भेजा गया, जबकि 24 जनवरी को सरकार की तरफ से 100 टैंकरों को एयरलिफ्ट करके इंफाल भेजा गया। राजनीतिक कारणों से कई दिनों से वहां एक सप्लाई चेन की एक बाधा सृष्टि हुई है
भारत सरकार ने सारा विषय को संज्ञान में लेते हुए पूरा उसमें नजर रखा हुआ है और विशेष करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई चेन की कोई दिक्कत नहीं रखी जाएगी। सरकार ने निर्णय किया, भारत सरकार ने निर्णय किया पिछले 2 दिन में 22 और 23 तारीख 2 दिन में आर्मी की विमान में C-17 विमान में 22 तारीख को 2 ट्रक, 23 तारीख को 4 ट्रक 2 बार गुवाहाटी से पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इम्फाल ले जाने का काम किया गया। लेकिन क्या सरकार की यह कोशिश मणिपुर के हालात में कुछ सुधार ला पाएगी? इस बीच केंद्र सरकार ने मणिपुर की राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। केंद्र सरकार और बीजेपी का कहना है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह जानबूझकर आर्थिक नाकेबंदी को खत्म नहीं कर रहे हैं। वहां के मुख्यमंत्री इबोबी सिंह और कांग्रेस पार्टी लोगों को आपस में लड़वा रही है और केवल राजनीतिक लाभ और पुनः सत्ता में आने के लिए तोड़ो और राज करो इसका पालन कर रहे हैं। सोची समझी राजनीति के तहत वहाँ के मुख्यमंत्री करवा रहे हैं, क्योंकि जो ब्लॉकेड है वो नागाज द्वारा है और जब ब्लॉकेड हटाने के लिए केंद्र ने फोर्स भेजी तो उस फोर्स को काम पे लगाना और उसका इस्तेमाल करना मुख्यमंत्री का काम है और करना चाहते भी नहीं है, बल्कि राजनीति करते हुए उसका प्रयोग करना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस केंद्र सरकार के इन आरोपों से इनकार कर रही है, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि पिछले 87 दिनों से सरकार किस बात का इंतजार कर रही है? सरकार ने क्यों नहीं आर्थिक नाकेबंदी करने वाले प्रदर्शनकारियों को हटाकर हाईवे खोल दिया? बीजेपी के लोग तो शायद सच बोलना जानते ही नहीं हैं। मणिपुर के अंदर सरकार गिराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की। अरुणाचल प्रदेश के अंदर आप सब जानते हैं कि बीजेपी ने क्या किया है। भारतीय जनता पार्टी मणिपुर के अंदर हालात को खराब करती रही है और आज भी वही वहां हालात खराब कर रही है। हालांकि सरकार का यह भी कहना है कि मणिपुर में सामान पहुंचाने के लिए बाकी विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भी वहां गया था, उसके लिए अल्ट्रा रोड का हमने काम शुरू कर दिया है। हम लोग ब्रह्मपुत्रा में भी विशेष रूप से आसाम में सिलचर जो है वहाँ से मटेरियल ले जाके हम मणिपुर में ले जा सकते हैं, इसका भी कोशिश कर रहे हैं। अब आपको ये बताते हैं कि ये प्रदर्शनकारी कौन है और क्यों पिछले 87 दिनों से मणिपुर में आर्थिक नाकेबंदी चल रही है। मणिपुर में यूनाइटेड नागा काउंसिल यानी यूएनसी ने 1 नवंबर से आर्थिक नाकेबंदी की हुई है। मणिपुर में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और अब मार्च में चुनाव भी होने हैं, लेकिन इससे पहले ही सरकार ने 8 दिसंबर को मणिपुर में 7 नए जिले बनाने का ऐलान कर दिया। यूनाइटेड नागा काउंसिल ने सरकार के ऐलान से पहले ही विरोध करना शुरू कर दिया था और कई जगह आर्थिक नाकेबंदी कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद अलग नए जिले बनाने का फैसला ले लिया गया। यूनाइटेड नागा काउंसिल को लगता है कि इन जिलों के बनने से कांग्रेस को चुनाव में फायदा होगा। यूएनसी का कहना है कि नए जिलों को इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे इन जिलों में नागाओं की संख्या कम हो जाएगी और मैती समुदाय का प्रभुत्व बढ़ जाएगा, जो चुनावी गणित के लिहाज से कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा। मणिपुर में कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। मणिपुर का 10% इलाका घाटी का है और इस इलाके में 40 विधानसभा सीटें हैं। इन इलाकों में मैती समुदाय के लोग बसते हैं। मणिपुर में बाकी 90% इलाका पहाड़ी है और वहां नागा और कुकी जनजातियों के लोग बसते हैं, लेकिन इस 90% इलाके में सिर्फ 20 विधानसभा सीटें हैं। हालांकि इन 7 नए जिलों को बनाने के पीछे मणिपुर की सरकार के अपने कारण और तर्क हैं। राज्य सरकार के मुताबिक कई छोटे छोटे जिले बनने से सरकार के कामकाज आम लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंच पाएंगे और इसका फायदा आम जनता को होगा। लेकिन 87 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच कोई बात नहीं बन पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ पर इस बात का रिवीजन करना भी जरूरी है कि मणिपुर में पिछले 87 दिनों से चल रही इस आर्थिक नाकेबंदी की वजह क्या है, ये हो क्यों रहा है। नागा संगठनों के विरोध और हिंसा के बावजूद मणिपुर सरकार ने 9 दिसंबर को 7 नए जिलों को बनाने का ऐलान कर दिया था। मणिपुर में यूनाइटेड नागा काउंसिल यानी यूएनसी इन नए जिलों का विरोध कर रही है। मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने ही वाले हैं और इसलिए यह समझा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार ने चुनावी फायदे के लिए इन जिलों का गठन किया है।
मणिपुर में प्रमुख तौर पर 3 समुदायों के लोग बसते हैं और ये हैं मैती, कुकी और नागा। मणिपुर के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह मैती समुदाय के हैं और मणिपुर में मैती समुदाय के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है और इसलिए ये माना जा रहा है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नए जिलों की घोषणा की है। यहाँ केंद्र सरकार पर भी उतने ही सवाल उठते हैं। केंद्र सरकार इस मामले में चुपचाप बैठी नहीं रह सकती। केंद्र सरकार को भी ये समझना होगा कि मणिपुर भारत का ही हिस्सा है। और आपने हमारी रिपोर्ट में केंद्र सरकार के बहुत सारे मंत्रियों के बाइट्स तो सुने होंगे। बाइट्स से कहने का मतलब उनके रिएक्शंस, ये बताते हुए कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं, उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद मणिपुर 87 दिनों से बंद पड़ा है। सच्चाई ये है, हकीकत ये है। इसी वजह से पिछले 87 दिनों से मणिपुर के लोग बेहद परेशान हैं। जरा सोच कर देखिए कि जो लोग पिछले 87 दिनों से 2000 रुपए में एलपीजी गैस का एक सिलेंडर खरीद रहे हों, उन पर क्या बीत रही होगी। जिन लोगों को 350 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है, उनके लिए इस गणतंत्र का और इस गणतंत्र दिवस का क्या मायने हैं। आज मणिपुर के लोग अपने देश के सिस्टम के बारे में क्या सोच रहे होंगे। हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो अक्सर लोग हमसे मिलते हैं और यही शिकायत करते हैं कि मीडिया में पूर्वोत्तर राज्यों की खबरें क्यों नहीं दिखाई जाती। मीडिया का सारा ध्यान सिर्फ कुछ खास राज्यों और पावर सेंटर्स पर ही क्यों रहता है। और हमें लगता है कि लोगों की यह शिकायत बिल्कुल जायज है और आज हमने यही शिकायत दूर करने की कोशिश की है। इसी बात को हाईलाइट करने की कोशिश की है कि जब जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक दिन का बंद हो जाता है, जिस दिन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस 1 दिन या 2 दिन के बंद का ऐलान करती है, उस दिन नेशनल हेडलाइन कैसे बन जाती है। और मणिपुर जैसे राज्य में 87 दिनों से अगर कामकाज ठप पड़ा है और आर्थिक नाकेबंदी हो रही है, लोग परेशान हैं, तो अब तक ये देश की पहली हेडलाइन क्यों नहीं बनी? आज यही हमारा सवाल है।